हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 63 के बारे में। ये सीरीज हमारी उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लास के नाम से जानी जाती है, जिसमें हम 10 प्रश्नों के बारे में बात करते हैं और 10 प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि सितंबर या अक्टूबर माह में आपके कनिष्ठ सहायक 746 पदों, वीडियो वीपीडीओ 854 पदों, सचिवालय सुरक्षा कर्मी के पदों पर परीक्षा होनी है। तो उसी के लिए ये हमारी सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोज भी आप जरूर देख लें, 62 पार्ट्स। उसमें से आपको एटलीस्ट उत्तराखंड में दोस्तों 20 से 25 क्वेश्चन, जो भी व्यक्ति ये पोस्टमार्टम क्लास अच्छे तरीके से पढ़ रहा है तो 25 से 30 क्वेश्चन वो यहाँ से एग्जाम में डायरेक्टली सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली जो जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, जो एडिशनल पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सबको नोट करते हुए रिविजन करते हैं तो आपको निश्चित ही एग्जाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और एडिशनली हम टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ से क्वेश्चंस को कवर अप कर रहे हैं। तो इससे पहले के पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। इसी के साथ साथ ये जो वीडियो है ये उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक जो अभी फॉर्म आए हैं इनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज रहने वाली है। इसी के साथ साथ दोस्तों इस सीरीज में भी आज हम 10 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग इन 10 प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा, फिर अपना स्कोर भी आप लोग पता कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हमने प्ले स्टोर पर अपनी उत्तराखंड की एक नई एप्लीकेशन बनाई हुई है, उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक नाम से। तो आप उस एप्लीकेशन को भी जरूर डाउनलोड कर लें। वहां पर आपको कई सारे प्रैक्टिस टेस्ट, कई सारे कोर्सेज और कई सारे पीडीएफ्स या ई बुक्स भी अवेलेबल हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सालोलादित्य वंश के संस्थापक कौन था? देसरदेव, पद्मदेव, सुभिक्ष राजदेव या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सालोलादित्य वंश का संस्थापक दोस्तों थे कौन? इनमें से कोई नहीं। अगर हम एक्चुअलिटी में बात करें कि सालोलादित्य वंश के संस्थापक कौन थे, ये थे दोस्तों कौन? इच्छर देव, इच्छर देव। और सालोलादित्य वंश के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कार्तिकेयपुर राजवंश के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, कार्तिकेयपुर राजवंश जैसे हम कार्तिकेय राजवंश के नाम से भी जानते हैं, यह हमारा उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश था, जिसकी स्थापना बसंत देव के द्वारा की गई थी। बसंत देव कोई वासुदेव या बसंतन नाम से भी जाना जाता है। और चमोली जनपद के जोशीमठ नामक स्थान से इस कार्तिकेयपुर राजवंश की शुरुआत हुई थी। कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा है संस्कृत और लोक भाषा है पाली। अब जो कार्तिकेयपुर राजवंश था या राजवंश था, इसमें मुख्यतः हमारे 3 परिवार थे। पहला परिवार था बसंत देव का परिवार जिसमें 5 शासक थे, दूसरा परिवार था निम्बर का परिवार जिसमें 4 शासक थे, और तीसरा परिवार था सालोदित्य का परिवार जिसमें भी 5 शासक थे। अगर हम कुल मिला के बात करें तो इन तीनों परिवारों में कुल मिला के 14 राजा हमारे हुए थे। तो इन 14 राजाओं से ही संबंधित एक राजा थे हमारे कौन? इच्छर देव। इच्छर देव के द्वारा ही क्या होती है? सालोलादित्य वंश की स्थापना की जाती है। ठीक है। और जो ये देसर देव होते हैं, सुभिक्ष दासदेव हैं और पद्मदेव हैं, ये तीनों क्या हैं दोस्तों? यह सभी तृतीय परिवार या कार्तिकेयपुर राजवंश की तृतीय शाखा से संबंधित है। और यहीं से आपको एक प्रश्न याद रखना है जो कि यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में भी पूछा गया था कि कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक था कौन दोस्तों? सुभिक्ष राजदेव या फिर सुभिक्ष राजदेव। सुभिक्ष राजदेव कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक था। क्यों? क्योंकि ये तृतीय परिवार का अंतिम शासक भी था। और तृतीय परिवार का संस्थापक कौन था? वो था सालोलादित्य। ठीक है। अब याद रखना आपको दोस्तों कि सालोलादित्य वंश का संस्थापक कौन था? वो था इच्छर देव। कौन था? इच्छर देव, जिसके बारे में हमें बालेश्वर और पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों से पता लगता है। याद रखिएगा दोस्तों, आपको ये सब चीजें याद रखनी है। और कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक बसंत देव, अंतिम शासक सुभिक्ष राजदेव। बाकी चीजें मैं आपको पहले पोस्टमार्टम क्लासेज में बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कि राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कौन सी सीट आरक्षित नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि राज्य विधानसभा में हमारी कुल 15 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें से 13 सीटें एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और 2 सीटें एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं। तो ये 13 की 13 सीटें और 2 की 2 सीटें यानी कि 15 की 15 कुल आरक्षित सीटें आप लोग को याद रखनी है। उत्तराखंड राज्य में विधानसभा की कुल सीटें कितनी है दोस्तों? 70 यहाँ पे विधानसभा की कुल सीटें हैं। और एक क्या होते हैं? एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं, लेकिन वर्तमान में अब एंग्लो इंडियन का प्रावधान हट गया है। तो विधानसभा की कुल सीटें कितनी बची हैं? 70 विधानसभा की सीटें बची हैं। इन 70 में से 13 सीटें एससी हेतु और 2 सीटें एसटी हेतु आरक्षित हैं। अब यहां से भी दोस्तों प्रश्न आपसे बनता है कभी कभी कि उत्तराखंड में कितने ऐसे जनपद हैं जहां पर आरक्षित कोई भी विधानसभा की सीट आरक्षित नहीं है? तो उत्तराखंड में 2 ऐसे जनपद हैं जहां पर कोई भी विधानसभा की सीट आरक्षित नहीं है। पहला जनपद है इसमें से दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद, और दूसरा जनपद है हमारा चंपावत जनपद। ये 2 जनपद ऐसे हैं यहां पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। तो प्रश्न क्या पूछा गया? देखिए कि राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कौन सी सीट आरक्षित नहीं है? नैनीताल, राजपुर, बागेश्वर या नानकबत्ता? तो नानकबत्ता सीट दोस्तों
अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित नहीं है। तो किसके लिए आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी हेतु आरक्षित है। तो उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति हेतु 2 सीटें आरक्षित हैं। एक है उधमसिंह नगर जनपद में स्थित नानकबत्ता सीट और दूसरी है दोस्तों देहरादून स्थित चक्राता सीट। ये दोनों सीटें राज्य में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। तो प्रश्न ये बन सकता है उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी सीट आरक्षित है? 2 सीट आरक्षित है। कितने जिलों में आरक्षित है? 2 जिलों में आरक्षित है। एक है उधमसिंह नगर जनपद में और दूसरा है दोस्तों हमारे देहरादून जनपद में। ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछा जाता है उत्तराखंड में कितने जिले हैं जहां पर अनुसूचित जनजाति की सीटें आरक्षित नहीं है? तो 2 जनपद हैं। कौन कौन से दोस्तों? चंपावत और रुद्रप्रयाग। इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है उत्तराखंड के कितने ऐसे जनपद हैं जो अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित करते हैं? तो उत्तराखंड के टोटल दोस्तों 11 ऐसे जनपद हैं जो कि अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित करते हैं। इस प्रकार से प्रश्न तोड़ मरोड़ के आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है। आपको ये चीजें याद रखनी है। अब एक बार हम मोटा मोटा जान लेते हैं उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की सीटें किस जनपद में आरक्षित हैं? तो हरिद्वार जनपद में दोस्तों सर्वाधिक 3 सीटें आरक्षित है, ज्वालापुर की, भगवानपुर की और झबरेड़ा की। ठीक है, इसी के साथ साथ में हमारी देहरादून में चक्राता सीट आरक्षित है, उधमसिंह नगर जनपद में बाजपुर सीट आरक्षित है, पौड़ी में पौड़ी सीट आरक्षित है, टिहरी गढ़वाल में घनसाली सीट आरक्षित है, उत्तरकाशी में परोला सीट आरक्षित है, चमोली में थराली सीट आरक्षित है, नैनीताल में नैनीताल सीट आरक्षित है, अल्मोड़ा में सोमेश्वर सीट आरक्षित है और बागेश्वर जनपद में बागेश्वर सीट आरक्षित है और पिथौरागढ़ जनपद में गंगोलीहाट वाली जो विधानसभा की सीट है ये आरक्षित है। और ये सारे आरक्षण आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर को। अगला हमारा प्रश्न है कि गुलाब घाटी उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो गुलाब घाटी या बमौरी घाटा अगर हम दोस्तों बात करें तो काठगोदाम को ही प्राचीन समय में गुलाब घाटी या बमौरी घाटा के नाम से जाना जाता था। काठगोदाम जिसे हम कुमाऊं का प्रवेश द्वार या फिर पहाड़ कुमाऊं के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में भी जानते हैं और काठगोदाम एक रेलवे स्टेशन के रूप में प्रसिद्ध है और काठगोदाम में ही क्या है गुलाब घाटी स्थित है। इसी कारण काठगोदाम को प्राचीन समय में गुलाब घाटी नाम से भी जाना जाता था और काठगोदाम को ही दोस्तों बमौरी घाटा नाम से भी किसको जाना जाता है? तो काठगोदाम को ही जाना जाता है। या आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बमौरी घाटी उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो काठगोदाम में ही स्थित है और काठगोदाम को ही बाड़ाखेड़ी घाटा के नाम से या बाड़ाखेड़ी घाट के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है कि जो एक काठगोदाम है कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो काठगोदाम दोस्तों गौला नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर? गौला नदी के तट पर स्थित है। कुमाऊं का प्रवेश द्वार है, हल्द्वानी से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और काठगोदाम और रामपुर के बीच में ही पहली हमारी ट्रेन चली थी दोस्तों। कब? 1884 में। तो सबसे पहले ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? काठगोदाम से रामपुर तक या काठगोदाम से कहीं कहीं आप इसे बरेली या किच्छा इस टाइप से पढ़ते हैं। तो 1884 में वो सबसे पहले ट्रेन चली थी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और हल्द्वानी के पास में ही दोस्तों क्या है? काठगोदाम स्थित है। अब हल्द्वानी जो शहर है हमारा वो भी गौला नदी के तट पर स्थित है और हल्द्वानी का प्राचीन नाम भी हम बमौरी घाटा नाम से जानते हैं। हल्द्वानी के संस्थापक के रूप में या हल्द्वानी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम ट्रेल के द्वारा 1834 में दोस्तों क्या होती है? हल्द्वानी की खोज की जाती है। किसके द्वारा? विलियम ट्रेल के द्वारा। ये भी आपको यहाँ से डायरेक्टली नोट डाउन करना है। आगे बात करते हैं बाकी रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। मुक्तेश्वर दोस्तों कहाँ स्थित है? मुक्तेश्वर भी हमारा नैनीताल जनपद में ही स्थित है। एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में मुक्तेश्वर को जाना जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो हमारा रामगढ़ है ये भी नैनीताल जनपद में स्थित है, भवाली भी नैनीताल जनपद में स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए। ऐसी रानीबाग है, रानीबाग भी दोस्तों जस्ट काठगोदाम के पास में स्थित है और रानीबाग का प्राचीन नाम था क्या? चित्रशिला। एक चित्रशिला दोस्तों हमारी कहाँ पे? देहरादून में भी स्थित है और दूसरा चित्रशिला हमारी रानीबाग नैनीताल जनपद में स्थित है। ये कुछ एडिशनली फैक्ट्स हैं जो कि आपको क्लियर करते हुए चलने चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये जो छोटी छोटी चीजें होती है कभी कंफ्यूजन क्रिएट करती है। ठीक है, अब ऐसे दोस्तों एक और घाटी है जिसे हम कहते हैं जुड़वा घाटी। आप लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ किताबों में। जुड़वा घाटी किस जनपद में स्थित है? तो जुड़वा घाटी दोस्तों हमारी नैनीताल जनपद में स्थित है और नैनीताल जनपद में रामनगर में स्थित है क्या? हमारी जुड़वा घाटी। तो ये जो महत्वपूर्ण घाटियां हैं थोड़ा बहुत आप लोग देख लीजिएगा। एग्जाम में काफी बार ये प्रश्न पूछे जाते रहे हैं कि कौन सी घाटी कहाँ स्थित है, किस लिए फेमस है, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? काठगोदाम, जो कि नैनीताल जनपद में स्थित है। या प्रश्न अगर पूछा था कि गुलाब घाटी किस जनपद में स्थित है तो वहां पर आ जाता है आंसर क्या? नैनीताल जनपद में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राज्य वृक्ष बुरांस कितने मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है? तो ये सबको पता है कि हमारे उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है दोस्तों? बुरांस है। ऐसे आपसे पूछा था कि राज्य पक्षी क्या है? मोनाल है। राज्य तितली क्या है? कॉमन पिकॉक है। राज्य वाद्य यंत्र क्या है? ढोल है। और राज्य गीत क्या है? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत्सत वंदन अभिनंदन, ये उत्तराखंड का राज्य गीत है। ऐसे पूछ दिया था कि राज्य चिन्ह क्या है? तो आपको बताइए कि 3 पर्वत गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां इस टाइप का
चिन्ह है, ठीक है। इसी के साथ राज्य पुष्प ब्रह्मकमल है, और राज्य पशु हमारा कस्तूरी मृग है। ये सारे जो एडिशनल फैक्ट्स हैं ये आपको याद रखना है। अब देखिए, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस है, ठीक है। तो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस कब घोषित किया गया था? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है दोस्तों। तो सन 2001 में राज्य वृक्ष बुरांस घोषित किया गया था। उत्तराखंड राज्य के जितने भी प्रतीक चिन्ह है जो मुख्यतः हैं, उनको 2001 में ही घोषित किया गया था। तो बहुत बार स्टूडेंट ये गलती करता है कि प्रश्न ये पूछा जाता है कि उत्तराखंड के राज्य चिन्हों का निर्धारण सबसे पहले कब किया गया था, तो वो वही सोचते हैं कि राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था, तो 2000 को ही गठन हो गया होगा। नहीं दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्हों का निर्धारण 2001 में किया गया था, और 2001 में राज्य चिन्ह का निर्धारण किया गया, राज्य पुष्प का निर्धारण किया गया, राज्य पक्षी का निर्धारण किया गया, राज्य पशु का निर्धारण किया गया, राज्य वृक्ष का निर्धारण किया गया, और इसी के इतने सब चीज़ों का निर्धारण जो है 2001 में किया गया था। इसके बाद देखिए, राज्य खेल फुटबॉल है, उसका निर्धारण 2011 में किया गया, और राज्य वाद्य यंत्र ढोल है, 2015 में इसका निर्धारण किया गया। राज्य तितली कॉमन पिकॉक है, इसका निर्धारण 2016 में किया गया। राज्य फल काफल है, इसका निर्धारण भी 2016 में किया गया। राज्य गीत हमारा उत्तराखंड देवभूमि सत सत वंदन अभिनंदन ये है, इसका निर्धारण भी हमारा 2016 में किया गया। तो ये कुछ जो एडिशनरी पॉइंट है ये भी आपको याद रखने हैं। अब प्रश्न देखिए, प्रश्न पे आते हैं। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? बुरांस। फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में ये प्रश्न भी डायरेक्टली पूछा गया था। अब बुरांस कितने मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, यह पूछा गया है। तो बुरांस दोस्तों उत्तराखंड राज्य में 1500 से लेकर के 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। अब ये प्रश्न क्यों डाला गया है? क्योंकि इससे पहले आयोग इस प्रकार के प्रश्नों को पूछ चुका है कि राज्य वृक्ष कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है, राज्य पुष्प कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है, कस्तूरी मृग कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है। तो ये जो छोटे मोटे फैक्ट्स होते हैं, ये एग्जाम में कभी कभी एग्जामिनर आपको डाटा को हिलाने के लिए पूछ देता है। तो आपको इस प्रकार से भी याद करते हुए चलना है, 1500 से लेकर 4000 मीटर तक। और बुरांस हमारा क्या है? एक सदाबहार वृक्ष के रूप में जाना जाता है। और बुरांस का वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा तो रोडोडेंड्रॉन अल्बोरियम। रोडोडेंड्रॉन अल्बोरियम बुरांस का हमारा क्या है? वैज्ञानिक नाम है। और बुरांस एस्केरेसी कुल का पौधा है। कौन से कुल का पौधा है? एस्केरेसी या एरिकेसरेसी कुल के पौधे के रूप में से जाना जाता है। बुरांस मेनली लाल रंग का होता है, लाल के साथ साथ ही गहरा लाल, हल्का लाल या सफेद रंग के बुरांस भी कहीं कहीं पर हमारे पाए जाते हैं। मुख्यतः 1500 से लेकर के 4000 फीट की ऊंचाई तक ये पाए जाते हैं। और भारत में बुरांस की कुल 87 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, बुरांस उत्तराखंड का तो राज्य पुष्प है ही है, इसी के साथ साथ ये क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प भी है। तो नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प भी क्या है? बुरांस। इसे नेपाल में क्या कहता है? गुरांस कहा जाता है। और बुरांस उत्तराखंड राज्य के साथ साथ ही हिमाचल प्रदेश और नागालैंड राज्य का राज्य वृक्ष भी है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और ये रोडोडेंड्रॉन अल्बोरियम प्रजाति के रूप में इसे जाना जाता है। और भारत में अगर हम बात करें सर्वप्रथम कि जो ये बुरांस है जिसको हम रोडोडेंड्रॉन अल्बोरियम जो कि उत्तराखंड में पाया जाता है, इसकी खोज कहाँ पे हुई थी? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इसकी खोज हुई थी। तो ये कुछ बेसिक से फैक्ट है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। बाकी बुरांस से इतने ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जो कि इंपोर्टेंट रहते हैं। बुरांस का जो हमारा जूस बनता है दोस्तों, उसको हृदय रोग के लिए भी बहुत लाभकारी माना जाता है, ठीक है। बुरांस के फूलों से मेनली हमारा जूस बनता है, ठीक है। इसी के साथ साथ बुरांस का फूल मेनली हमारा मकर संक्रांति या फिर जनवरी के आसपास से खिलना प्रारंभ होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ में बुरांस का जो वृक्ष होता है उसकी ऊंचाई 20 से 25 फीट के आसपास मानी जाती है। और बुरांस की लकड़ी भी काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। और बुरांस की लकड़ी को, या हम कहें कि बुरांस के अवैध कटान को कब रोका गया था, तो बुरांस के अवैध कटान को वन अधिनियम 1974 के तहत रोका गया था। और बुरांस के जो हमारा वृक्ष है उसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि बुरांस के वृक्ष को संरक्षित वृक्ष कब घोषित किया गया था? तो वन अधिनियम 1974 के तहत से संरक्षित घोषित किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सलिया देवालय किस जनपद में स्थित है? टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग या चमोली, ठीक है। तो सलिया देवालय उत्तराखंड में दोस्तों टिहरी गढ़वाल राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? टिहरी गढ़वाल राज्य में स्थित है सलिया देवालय। अब इसी के साथ साथ टिहरी में हमारे कुछ अन्य मंदिर भी है, सलिया देवालय या सलिया मंदिर आप इसे कह सकते हैं। इसी के साथ साथ टिहरी में कौन कौन से मंदिर स्थित हैं? एक प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, क्या? सेम मुखेम नागराजा मंदिर। सेम मुखेम नागराजा मंदिर वीपीडीओ एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। सेम मुखेम नागराजा मंदिर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। इसी के साथ साथ दोस्तों पलेठी का सूर्य मंदिर ये भी यूके ट्रिपल एससी के द्वारा एग्जाम में पूछा गया। कहाँ स्थित है? हिंडोला खाल देवप्रयाग टिहरी में ये स्थित है। देवप्रयाग जनपद में मेनली ये स्थित है, ठीक है। और मेनली एक और यहाँ पे है कि जो ये पलेठी का सूर्य मंदिर है इसे लुलेरा घाटी में या गुलेरा घाटी में स्थित मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इसी के साथ साथ अगला मंदिर है बूढ़ा केदार मंदिर। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बूढ़ा केदार मंदिर भी कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। देवलसारी महादेव मंदिर टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। सुरकुंडा देवी मंदिर जहाँ पे माता सती के सिर वाले भाग की पूजा की जाती है, सुरकुंडा देवी मंदिर, ये भी हमारा टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। कुंजापुरी शक्तिपीठ भी कहाँ स्थित है?
ये भी हमारा टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। चंद्रबदनी मंदिर, चंद्रबदनी मंदिर भी कहाँ है? टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। ये सारे जो इंपॉर्टेंट, और एक और मंदिर दोस्तों देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर भी हमारा टिहरी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है। ये सारे के सारे मंदिर आपको याद रख लेने हैं। टिहरी के इंपॉर्टेंट मंदिर मैंने यहाँ पे कवर अप करा दिए हैं। कुछ मंदिर और भी हैं जिसके बारे में हम धीरे धीरे आगे बात करेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत के शासक से मिलने वाला प्रथम चंद शासक कौन था? या फिर प्रश्न इस प्रकार से ही बन सकता है दोस्तों कि उत्तराखंड का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली सल्तनत के साथ में अपने संबंध बनाए थे? तो वो था दोस्तों हमारा कौन? ज्ञानचंद। ज्ञानचंद जिसे हम दोस्तों गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से भी जानते हैं। चंद राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली भी कभी शक्तिशाली राजा के रूप में भी इसे कभी कभी जाना जाता है। 1365 से लेकर के 1420 के आसपास में इसने शासन किया था। और चंद राजवंश में सर्वाधिक शासन करने वाले चंद शासक के रूप में भी ज्ञानचंद को जाना जाता है। और ज्ञानचंद उत्तराखंड का पहला ऐसा शासक था, उत्तराखंड का दोस्तों, भले ही हम कुमाऊं की बात करें, गढ़वाल की बात करें, तो उत्तराखंड का या चंद राजवंश का पहला ऐसा शासक था जो कि दिल्ली सल्तनत में गया था या दिल्ली सल्तनत के राजा से मिलने गया था। कौन था? ज्ञानचंद। और ये दिल्ली सल्तनत में किससे मिलने गया था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक से मिलने ये दिल्ली दरबार में गया था। तो वह पहला शासक जो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मिलने गया या दिल्ली दरबार में गया, वो था दोस्तों कौन? ज्ञानचंद। और फिरोज शाह तुगलक ने ही इससे प्रसिद्ध, इससे प्रभावित होकर इसे क्या की? गरुड़ की उपाधि दी। इसी कारण इसका नाम हम गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों ये भगवान विष्णु का उपासक था और इसका राज चिन्ह माना जाता है क्या? गरुड़। तो चंद्र राजवंश का राज चिन्ह भी गरुड़ कभी कभी इसी वजह से माना जाता है क्योंकि ज्ञानचंद का राज चिन्ह भी क्या था? गरुड़ था। ठीक है। ज्ञानचंद दोस्तों सोर को जीतने वाला प्रथम शासक, जिसने सोर को जीता था। ठीक है। सोर यानी कि पिथौरागढ़ को जीतने वाला प्रथम शासक कौन था? वह भी दोस्तों ज्ञानचंद था। इसने कुछ भाग वहां पे हमारा जीता था। इसी के साथ साथ ज्ञानचंद का वर्णन में तारीख ए फिरोजशाही में भी देखने को मिलता है। तारीख ए फिरोजशाही ग्रंथ में ये कहा गया है कि कटेहर शासक खड़कू सिंह ने कुमाऊं के शासक ज्ञानचंद के दरबार में शरण ली थी। और यह प्रश्न यूके ट्रिपल एस ने पूछा हुआ है दोस्तों कि किस ग्रंथ के अनुसार ये कहा गया कि कटेहर शासक खड़कू सिंह ने कुमाऊं शासक के दरबार में शरण ली थी? तो तारीख ए फिरोजशाही ग्रंथ में यह कहा गया है। और ये अभयचंद का पुत्र या अभयचंद का उत्तराधिकारी था। और इसका पुत्र कौन हुआ? इसका पुत्र बाद में हुआ उद्यान चंद, जो कि राजा बनता है। और दिल्ली दरबार या प्रथम शासक जितने दिल्ली दरबार में गया या दिल्ली दरबार के शासक फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया तो वो था ज्ञानचंद। ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी? ये भी फिरोज शाह तुगलक ने ही दी थी। कभी कभी ये क्वेश्चन में अलग अलग किताबों में मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा गया दोस्तों, लेकिन एक्चुअलिटी में बात की जाए तो ज्ञानचंद को जो गरुड़ की उपाधि थी वह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही दी गई थी। ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स थे ज्ञानचंद के संबंध में। ऐसा माना जाता है कि जब भी फिरोज शाह तुगलक के बारे में से मिलने गया था तो फिरोज शाह तुगलक वहां पे क्या कर रहा था? गरुड़ का शिकार कर रहा था। तो बहुत बार तीर से निशाना साध रहा था, लेकिन वो गरुड़चंद का मतलब गरुड़ का शिकार नहीं कर पा रहा था। जैसे ज्ञानचंद गया, ज्ञानचंद ने अपने चाकू फेंक के गरुड़ का एक ही बार में शिकार कर दिया। इस कारण क्या हुआ? ज्ञानचंद से काफी प्रभावित हुआ कौन? फिरोज शाह तुगलक। और उसी के बाद उसने उसे गरुड़ की उपाधि दे दी और इसे हम जानते हैं गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से। याद रखना आपको ये पॉइंट। और मझेड़ा ताम्रपत्र में इसे श्री राजा विजय ब्रह्मा भी कहा गया है। और जो हमारा एक ताम्रपत्र मिला था सेरा खड़कारो ताम्रपत्र पिथौरागढ़ से, उसमें इसे राजाधिराज महाराजाधिराज के नाम से भी जाना गया है। उत्तराखंड में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला चंद शासक के रूप में भी गरुड़ ज्ञानचंद को ही जाना जाता है। ठीक है। इसी के साथ साथ महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम चंद शासक के रूप में भी गरुड़ ज्ञानचंद को ही जाना जाता है। और ज्ञानचंद का एक प्रसिद्ध सेनापति था कौन? नीलू कठायत। नीलू कठायत किसका प्रसिद्ध सेनापति था? तो ज्ञानचंद का ही सेनापति था कौन? नीलू कठायत, जो कि अपनी राजभक्ति हेतु काफी प्रसिद्ध या फेमस माना जाता है। ये सारे फैक्ट आपको याद रख लेने हैं। आगे बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, और चंद राजवंश का 29वां शासक था ये, कि उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना दोस्तों हमारी 8 जनवरी 2001 को की गई थी। कब की गई थी? 8 जनवरी 2001 को की गई थी। याद रखना आपको, सॉरी 8 जून 2006 को की गई थी दोस्तों। ठीक है। उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना 8 जून 2006 को की गई थी। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशी संग्रहालय राज्य में कहाँ स्थित है? तो हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशी संग्रहालय उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। और पौड़ी गढ़वाल जनपद में भी दोस्तों श्रीनगर में स्थित है हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशी या नरवंशी, इसको कभी कभी नरवंशी संग्रहालय भी कहा जाता है। अब हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशी संग्रहालय उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जनपद के श्रीनगर में स्थित है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। अब पौड़ी में हमारे कुछ और संग्रहालय भी स्थित हैं, जैसे कि क्या? दरबान सिंह संग्रहालय लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। मौलाराम के चित्र संग्रहालय, ये भी श्रीनगर में ही क्या है? मौलाराम चित्र संग्रहालय भी स्थित है। ठीक है। इसी के साथ साथ आपने पढ़ा होगा लोक संस्कृति संग्रहालय, ये खुटानी भीमताल में स्थित है। और वन संग्रहालय हमारे देहरादून में स्थित है।
गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में स्थित है। और हिमालय सांस्कृतिक केंद्र या हिमालय संग्रहालय एवं प्रेक्षागृह ये भी देहरादून में स्थित है। हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी में स्थित है, जबकि हिमालय संग्रहालय नैनीताल में स्थित है। ये दो फैक्ट भी याद रखिएगा। हिमालय संग्रहालय कहाँ है दोस्तों? ये नैनीताल में स्थित है। और वहीं हिमालयन संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ये कुछ प्रमुख संग्रहालय हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक और है जड़ी बूटी संग्रहालय। ये कहाँ स्थित है? यह हरिद्वार में स्थित है जड़ी बूटी संग्रहालय। अगला और आज का दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है कि 1986 में किसे प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो गौरा देवी जी को 1986 में प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब गौरा देवी जी कौन थी दोस्तों? एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद के रूप में इन्हें जाना जाता है और चिपको आंदोलन के प्रणेता के रूप में, चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रखने के कारण ही इन्हें 1986 में प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और यह प्रश्न यूके ट्रिपल एससी के द्वारा एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। गौरा देवी का जन्म जो है मूलतः राता गांव में हुआ था, जो कि वर्तमान में चमोली में पड़ता है। इनके पति का नाम था मेहरबान सिंह और इनके पुत्र का नाम था चंद्र सिंह। और मूलतः गौरा देवी का संबंध किससे था? भोटिया जनजाति से इनका संबंध था और चमोली के रैणी गांव से इनका संबंध था। ठीक है। और 1974 में ही गौरा देवी के द्वारा चमोली के रैणी गांव से 1974 में एक चिपको आंदोलन की शुरुआत की जाती है। ठीक है। और चिपको आंदोलन 1974 में हमारा शुरू हुआ था, 1972 से उसकी नींव लग गई थी। और चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण ही 1986 में इन्हें वृक्ष मित्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चंडी प्रसाद भट्ट का संबंध भी दोस्तों पर्यावरण से है और सुंदरलाल बहुगुणा जी को भी एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद के रूप में जाना जाता है। और गौरा देवी का एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है दोस्तों कि मारो गोली और काट लो माइका, ये जो नारा था किसके द्वारा दिया गया था? तो गौरा देवी के द्वारा। और इनके जो अन्य महिला जो मंगल दल था उनके द्वारा ये जब वृक्ष काटे जा रहे थे चमोली के रैणी गांव में, तो वहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया गया था। ठीक है। याद रखना आपको गौरा देवी किस जनपद से संबंधित है? तो रैणी गांव से मेनली संबंधित है और भोटिया जनजाति से मेनली इनका संबंध माना जाता है। याद रखना है। आगे प्रश्न की बात करते हैं और आज का दोस्तों आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि किस पुरा स्थल से नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं? किमनी, हुडली, पुरोला और लोहिताब। और आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जितने भी एडिशनल फैक्ट्स आपको बताए जाते हैं दोस्तों, सभी फैक्ट्स आप लोग नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से आपको डायरेक्टली प्रश्न देखने को मिलेंगे। और जितने भी प्रश्न इन टॉपिक से पहले एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करते हुए चला रहा हूँ। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।